दुनिया का हर एक माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहता है। उसके लिए वो तमाम तरह की कोशिशें करता है, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, वो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहता है। इसमें कुछ माँ बाप गलत कदम उठा जाते हैं और उन गलत कदमों की भरपाई उनको तो करनी ही पड़ती है, साथ साथ में उनके बच्चों को भी उनकी भुगताई करनी पड़ती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक माँ अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए कुछ ऐसा कदम उठा देती है जिसकी वजह से वो सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाती है। बड़ी ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या हो जाती है। दोस्तों, क्या उसके पीछे कारण थे, किसने उसकी हत्या की थी, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड में एक ज़िला पड़ता है ऊधम सिंह नगर और इसी का बाजपुर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गाँव आता है कनौरी गाँव। ये कनौरी गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर भूप सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 42 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम सावित्री देवी, उम्र 38 साल होती है। ये राजमिस्त्री का काम किया करते हैं। दोनों की दोनों ही राजमिस्त्री होते हैं और अच्छे से कामकाज किया करते हैं। इनके 3 बच्चे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम नरेश होता है। 18 मई 2023 का वाक़या होता है, जब सावित्री देवी अपने घर से काम करने के लिए तो निकलती है, लेकिन शाम तक वो घर वापस नहीं आती। इधर जो इसका बेटा होता है नरेश, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अपनी माँ के नंबर पर बार बार फ़ोन करता है, लेकिन माँ का नंबर स्विच ऑफ आता है। कई बार फ़ोन पर घंटी चली जाती है तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल पाता। इधर बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जो इसका पिता होता है भूप सिंह, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोनों बाप बेटे उसको ढूंढने में लग जाते हैं। आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। पूरी रात उन्हें इंतज़ार करते करते निकल जाती है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो अगली सुबह नरेश के नंबर पर उसी की माँ के नंबर से फ़ोन आता है और दूसरी तरफ से एक लेडीज़ बोल रही होती है। उसकी माँ की आवाज़ नहीं होती। वो यही कहती है कि तेरी माँ को मार दिया गया है और दरगाह के पास गन्ने के खेत में तेरी माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब नरेश अपने पिता को लेकर भागा भागा उस खेत की तरफ जाकर देखता है। वहाँ जाने के बाद जो दृश्य देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी माँ की डेड बॉडी गन्ने के खेत के अंदर पड़ी है। अब डेड बॉडी के सर पर बहुत तेज़ किसी तेज़धार हथियार से वार किए हुए हैं, ऐसा वहाँ देखने में लगता है। और जो उसके नीचे के शरीर के हिस्से का जो कपड़ा होता है वो भी फटा हुआ है। प्रथम दृश्य में यही लगता है कि इसके साथ पहले दरिंदगी की गई है, उसके बाद इसे जान से मार दिया गया है। तुरंत ही आनन फानन में वहाँ लोगों का जमावड़ा जम जाता है। उनमें से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद सबसे पहले नरेश से बातचीत करती है। नरेश कहता है कि साहब, मेरी माँ तो बहुत सीधी सादी थी, पता नहीं मेरी माँ को किसने मार दिया। और फिर पुलिस उससे कहती है कि तेरी माँ करती क्या थी। नरेश पुलिस वालों को बताता है कि मेरी माँ राजमिस्त्री के साथ साथ बेलदारी का काम भी किया करती थी। एक ठेकेदार है जिसका नाम नूर हसन है और उसकी उम्र 26 साल है, उसके पास मेरी माँ काम किया करती थी। जब पुलिस वाले नरेश से पूछताछ कर रहे थे तो नूर हसन भी उस समय वहीं पर खड़ा था। फिर पुलिस नूर हसन की तरफ देखती है और नरेश भी नूर हसन की तरफ इशारा कर देता है कि साहब, यही नूर हसन है। फिर नूर हसन से पूछताछ की जाती है तो नूर हसन पुलिस से कहता है कि साहब, मेरे पास ये औरत काम करने के लिए आती थी, लेकिन काफ़ी दिन पहले से ही इसने मेरे को छोड़कर दूसरे ठेकेदार के पास कामकाज करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो मेरे पास नहीं आती। मुझे नहीं पता इसके साथ में ऐसा किसने किया है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसको मारने वाला कौन है। फिर पुलिस चारों तरफ से जाँच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। और फिर पुलिस उस मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है। वो मोबाइल कभी ऑन हो जाता, फिर बंद हो जाता, फिर ऑन होता, फिर बंद हो जाता। फिर उसके नंबर को ट्रैक, जब उस मोबाइल के बारे में जांच पड़ताल होती है और जब वो मोबाइल ऑन होता है तो उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है। वो लोकेशन नूर हसन के घर की होती है। फिर एकदम से पुलिस नूर हसन के घर पहुंच जाती है और नूर हसन को अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो नूर हसन कहता है कि साहब, मैं रास्ते से आ रहा था, तब मुझे ये मोबाइल मिला है, मैंने इसको अपने पास रख
रख लिए। लेकिन पुलिस यहाँ पर नूर हसन से संतुष्ट नहीं होती, फिर उसे अपने साथ थाने लेकर जाती है और वहाँ जाकर सख्ती के साथ जब उससे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही नूर हसन टूट जाता है और सब कुछ एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है कि साहब आज से काफ़ी दिन पहले का वाक़या है, जब ये सावित्री देवी जिसकी उम्र 37 साल है, ये मेरे पास काम करने के लिए आती थी। इसका पति बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था, इसका जो बड़ा बेटा है नरेश वो भी इनसे अलग रहने लगा था। इनके 2 बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनकी देख रेख की जिम्मेवारी सावित्री की हो जाती है और सावित्री इसीलिए कामकाज के लिए वो इधर उधर काम किया करती है। वो मेरे पास काम करती है। पहले तो मैं भी राजमिस्त्री का काम किया करता था, लेकिन जैसे जैसे आगे काम बढ़ता चला गया मैं ठेकेदार बन जाता हूँ और मेरे नीचे कई लोग काम करने लगते हैं। ये सावित्री भी मेरे पास काम करने लगती है और सावित्री देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। इसकी खूबसूरती को देखकर मैं इसका दीवाना हो जाता हूँ और उसके बाद मैं इससे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। इधर जो इसका पति होता है वो शराब के नशे में इस तरह से धुत होता है कि इसको शारीरिक सुख ही नहीं दे पाता। उसके बावजूद जो सावित्री होती है वो मेरे साथ अटैच हो जाती है, मेरे साथ इसकी बातचीत इस कदर बढ़ जाती है, हम एक दूसरे के साथ इस तरह से रहने लगते हैं जैसे कि पति पत्नी रहते हैं। हम काफ़ी दिन इसी तरह से चलते रहते हैं, काफ़ी अच्छे से कामकाज चलता है। एक दिन का वाक़या होता है, सावित्री से मेरी किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। फिर सावित्री एक फ़ैसला लेती है, वो एक दूसरे ठेकेदार के पास काम करने के लिए चली जाती है। मुझे बहुत बुरा लगता है। कई दिन का वाक़या ऐसे ही बीत जाता है। मैं कई दिन इससे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मेरे को इग्नोर करती चली जाती है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे से बातचीत करे, मेरे पास वापस काम करने के लिए आए। एक दिन का वाक़या होता है 18 मई 2023, जब शाम को ये काम करके वापस अपने घर की तरफ लौट रही होती है तो रास्ते में बाइक लेकर मैं इसके सामने खड़ा हो जाता हूँ। इससे कहता हूँ कि तू मेरी बाइक पर बैठ जा, लेकिन ये मेरे से नाराज़ होती है, कहती है कि मैं तेरी बाइक पर नहीं बैठ सकती। मैं इससे कई सारी बुरी भली बातें कह देता हूँ कि तुझे तो दूसरे आशिकों का शौक़ चढ़ चुका है, तू तो दूसरे आशिकों के साथ रहना चाहती है। यहाँ पर ये और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर मेरे से कह देती है कि मेरे से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे से दूर हट जा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। परेशान होकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आने लगता है कि ये मेरी अब नहीं रही, ये दूसरे लोगों के साथ जाने लगी। अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी की भी नहीं होने दूँगा। उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया सूझता है, फिर मैं हाथ जोड़ इससे माफ़ी मांगने लगता हूँ और इससे कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे ऊपर झूठ मूठ का शक किया, मुझे बहुत गलत लगा, लेकिन आज मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ, तू मेरे साथ बाइक पर बैठ जा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद सावित्री भी मान जाती है, मेरे साथ बाइक पर बैठ जाती है। जैसे ही दरगाह के पास मैं पहुँचता हूँ तो इसे एक खेत के अंदर ले जाने लगता हूँ, कहता हूँ कि आज मेरे साथ संबंध बना ले, लेकिन सावित्री यहाँ पर साफ मना कर देती है कि मैं आज तेरे साथ संबंध नहीं बना सकती, बाद में फिर कभी देख लेंगे। मेरे अंदर कुछ ऐसी हलचल हो रही थी, मुझे लग रहा था कि आज अगर तूने इसके साथ संबंध नहीं बनाए तो ये तेरे हाथ से निकल जाएगी। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता हूँ, लेकिन यहाँ पर सावित्री साफ मना कर देती है कि मैं तेरे साथ संबंध नहीं बनाना चाहती, मैं तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, मैं तुझसे अलग रहना चाहती हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहीं पर मैं अपने साथ एक तेज़धार हथियार लेकर जाता हूं, जिसे इसके सर के ऊपर भी चला देता हूं और इसकी गर्दन के ऊपर भी वार कर देता हूं। वहीं पर तड़प तड़प कर इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद इसको रात को ही वहीं पर मारकर मैं वहां से चुपचाप अपने घर चला जाता हूं। इसके फ़ोन को अपने साथ में ले जाता हूं और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूं, क्योंकि बार बार उस फ़ोन पर बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, मैं डर भी जाता हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। इसकी एक सहेली होती है जिसका नाम सरोज होता है, उसके पास भी मैं रात को करीब 8:30 बजे फ़ोन करता हूँ। उससे कहता हूँ कि तेरी सहेली को मार दिया गया है और तू अपनी सहेली को गन्ने के खेत से ले जा सकती है, लेकिन वो भी इसको मजाक समझती है और रात को वो आराम से सो जाती है। लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आती और जैसे ही अगली सुबह होती है अगली सुबह मैं इसके बेटे नरेश के पास फ़ोन करता हूँ। वहाँ भी आवाज़ बदल कर ही मैं फ़ोन करता हूँ, लेडीज़ की आवाज़ में ही मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ और उसे बताता हूँ कि तेरी माँ को मार दिया गया है और गन्ने के खेत में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस तरह से बात करने के बाद फ़ोन को बंद कर देता हूँ और उसके बाद मैं खुद भी उस घटनास्थल पर पहुँच जाता हूँ, जिससे कि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो सके। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुनती है तो पूरे मामले को सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए दंग रह जाती है, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार कोई व्यक्ति
अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े क्राइम को कर सकता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी हैं जिनकी इतनी ख़राब मानसिकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी बोलना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,